हेलो नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपका मॉडल टेस्ट पेपर के सवालों पर चर्चा किया था और उस मॉडल टेस्ट पेपर के मैंने 52 तक के सवाल आपको हल कराए थे। उसके आगे के सवालों पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आगे जो सवाल दे रहे हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे कि उन सवालों को कैसे हम हल कर सकते हैं। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर के प्रश्न संख्या 52 तक हम हल कर चुके थे। अब उसके आगे हम प्रश्न संख्या 53 से आगे हल करना स्टार्ट करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को हम क्रमबद्ध देखते जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 53 में देखिए क्या कह रहा है। 20 भाग 2 गुणे 4 माइनस या ऋण 4 गुणे 6। तो देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, ये मिश्र संक्रिया का प्रश्न है। मिश्र संक्रिया क्या वाले प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिसमें सभी संक्रियाएं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब मिक्स एक साथ दी जाती है। यानी एक ही प्रश्न में आपका जोड़ दिया रहेगा, उसी में लगातार गुणा दिया होगा, भाग दिया होगा आपका, ठीक है, घटाने का भी लिखा होगा उसमें। सब एक साथ चीज़ें जब मिक्स कर दी जाती हैं, आपकी मिला दी जाती हैं, तो आपका मिश्र संक्रिया का प्रश्न बन जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है, ऐसे प्रश्नों को करने की ध्यान की बात होती है कि हम कौन सी संक्रिया को पहले हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है आपका, उसे हम बोलते हैं बॉडमास बोलते हैं। मैं बॉडमास का मतलब भी आपको बता दूंगा। देखिए, बॉडमास का मतलब होता है, ये बॉडमास थ्योरम क्या होती है, इसमें हम पहले जो ब्रैकेट यानी जो आपका कोष्ठक वाले सवाल होते हैं, कोष्ठक के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको हल कर सकते हैं। अगर प्रश्न में दिया हुआ है, मैं मिश्र संख्या के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, अगर एक ही प्रश्न में कई चीज़ें दी होती तब की बात है। उसके बाद ऑफ लगाते हैं, यानी आपका बटे में जैसे दे रखा 1/2 ऑफ 3 ऐसे दिया होता है, या का लिखा होता है। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे का, हिंदी में का लिखा होगा उस प्रश्न को। डी से होता है आपका डिवीजन, यानी भाग दिया हो तो भाग की संक्रिया करेंगे। डिवीजन के बाद एम से होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा की संक्रिया करेंगे हमें उसके बाद। यानी पहले भाग की संक्रिया करते हैं, फिर गुणा की संक्रिया करते हैं, फिर एडिशन यानी धन की संक्रिया करते हैं, फिर एस से सब्सट्रैक्शन यानी ऋण की संक्रिया करते हैं। तो देखिए, इसमें ना मेरा आपका ऑफ लिखा यानी काका भी नहीं है और आपका कोष्ठक भी नहीं लगा हुआ है। तो इसमें हम चार चीज़ें देखिए दी हैं। तो इसमें देखिए हम भाग, गुणा, धन और ऋण की संक्रिया को करेंगे। तो देखिए, इसमें पहले भाग की संक्रिया को हम हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सवाल दे रखा है आपका 20 - 4 भाग 2, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20 - 4 भाग 2 गुणे 4 ऋण 4 गुणे 6 गुणे 4 ऋण 4 गुणा 6। ये आपके पास प्रश्न है। देखिए, अब इसको मैं सावधानी से हल कर सकता हूँ, आपको बड़े आराम से समझना है। अभी हम लिखें 20 धन, अब देखिए 4 भागे 2, यानी हमें इसे पहले हल कर लेंगे। तो जब मैं 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। तो इसकी जगह हल करके 2 आया मेरा उत्तर। ये जो मैंने गोला लगाया, इस गोले के अंदर क्या है आपका 2, तो इसकी जगह मैं 2 लिख दूंगा। अब बचे यहाँ पे गुणे का चिन्ह, यहाँ गुणा लगा देंगे, 4 लिख लेंगे, ऋण 4 गुणे 6। ठीक है। अब देखिए अगला है 20 धन। अब मैं गुणा के प्रश्नों को हल करूँगा। तो 2 गुणे 4 ये है, एक साथ हल करूँगा, और 4 गुणे 6 इसको हल करूँगा। तो 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से ये 4 6 24 होगा। यहाँ तक आया समझ में? देखिए, अब इसके बाद किसका है, जोड़ का नंबर आया। तो 20 धन 8 मेरा हो जाएगा 28 ऋण 24। अब बचा है 28 में 24 घटा दी, क्या आ जाएगा आपका 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका हमारे पास 4। देखते हैं 4 किस में है, ए पार्ट में मेरा 4 आ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 4। तो आपको याद रखना है इसमें देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए 4। बॉड मास को याद रखना है आपका, बी से होता है आपका ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से आपका एडिशन होता है, एस से आपका सब्सट्रैक्शन ही ऋण होता है। मैं हिंदी में इस चीज़ को कह देता हूँ, पहले आपको कोष्ठक को हल करना होता है, उसके बाद का को हल करना होता है, यानी अगर का लिखा होता है कहीं पर, उसका डिवीजन को हल करते हैं, यानी हम लोग भाग की संक्रिया को करते हैं, ठीक है, भाग वाले को करते हैं। उसके बाद हम एम मल्टीप्लिकेशन गुणा वाला प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद एडिशन धन को, और उसके बाद लास्ट में हम ऋण को हल करते हैं। ठीक है, ये कोष्ठक हो गया और ये आपका हो गया का। तो
इतनी चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं हम लोग बॉडमास थ्योरम। तो बॉडमास थ्योरम हमेशा याद रखना आपको, और ये प्रश्न आना ही आना है, तो इसलिए इस प्रश्न को आपको अभ्यास करना ही करना है। मैं और आगे इन प्रश्नों का अभ्यास आपको करा दूंगा। आगे के वीडियो में मैं इन प्रश्नों के कई प्रैक्टिस सेट बना के आपको अभ्यास करा दूंगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 54 है, प्रतिशत का प्रश्न है। देखिए प्रतिशत के प्रश्न में आपको एक बार प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। देखिए प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत आपका नाम से लिखा प्रति और शत। प्रति मतलब होता है आपका 1 और शत माने होता है आपका 100। तो देखिए 100 में से 1, इसका मतलब क्या हुआ आपका, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से 1। देखिए प्रतिशत आप पहले समझिए मिला के से, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है आपका। प्रति एक शब्द है आपका, और धन हम लिख लेते हैं शत। ये हिंदी के शब्द हैं। प्रति मतलब होता है आपका 1 और 100 मतलब शत मतलब होता है आपका 100, ये पढ़ा होगा आपने। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1। ये जैसे 100 खाने हैं कहीं पे, ठीक है, तो मुझे दिखाने हैं। अगर मैं 1% बोलता हूँ, तो यानी 100 में 1 खाना हमारा अगर लाल है, तो लाल खानों की संख्या बतानी। 100 खाने यहाँ पे आपके ऐसे करके, और उसमें मैं आपको बताता हूँ ऐसे करके कि 100% में अगर मैं 1% बोलता हूँ, तो 1 मतलब हुआ आपका 1/100 का मतलब क्या होता है आपका, ये भिन्न का रूप है 1/100। प्रतिशत मीन्स होता है आपका प्रतिशत, यानी 1/100। 1/100 का मतलब 100 में 1, 100 खानों में से 1 खाना आपका लाल है। ये भिन्न वाले आप सवाल हल किए होंगे, आपके गणित की किताबों में सवाल है, कक्षा 5 किताब में सवाल है, तो इस चीज़ को आपने हल किया होगा कि अगर मेरे पास लिखा 2/6 लिखा है, अगर मुझे इसको दर्शाना, इसमें 6 खाने हैं अगर मेरे पास, तो इसका मतलब क्या होता है आपका 6 में से 2, यानी 6 में से 2 खाने मेरे लाल हैं। यही तो हुआ ना आपका। तो प्रतिशत मतलब क्या हुआ आपका 100 में से 1 निकालते हैं। अभी हम भिन्न में हल करते हैं 6 में से 2, 3 में से 2। अब प्रतिशत मतलब हुआ 100 में से, हम 100 में उस चीज़ को हल करते हैं। देखिए अब 100 में हल करना हमें, तो कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे अब इसमें देखिए 2 तरह के प्रश्न आपको ज़्यादा आते हैं। एक तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत बदलना है। ये चीज़ आपको पढ़ाई गई होगी कक्षा 5 में, ये सवाल हैं आपके। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर मैं बताता हूँ आपका 5% है, ठीक है, प्रतिशत मतलब बताया ना 100 में 1, तो अगर 5% यानी 100 में से हमारे पास कितने हैं आपके 5 हैं। 100 में से 5 मतलब 100 में से 5 भिन्न में बदल गया आपका। अब मैं देखो इसमें कोई कॉमन, हम इसको काट सकते हैं नंबर से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, ये मेरा आ जाएगा। अगर भिन्न के रूप में लिखूंगा तो 1/20। मैंने इसका सरलीकरण कर दिया, यानी सरल भिन्न के रूप में मैंने इसको बदल दिया है। अब अगर मुझे 20% कहता है, तो यानी क्या हुआ 20% मतलब 100 में से 20, 100 में से कोई चीज़ 20 है, 100 में से कोई चीज़ हमारे पास 20 है। अब इसको काटें अगर मैं, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1/5 हो जाएगा मेरे पास। ये भिन्न के रूप में बदल जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये इजी हुआ। अगर मुझे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो हम सिंपल सा लिख लेते हैं, या हमें उसको 100 से भाग दे देते हैं। जो संख्या हमें दी होती है, जैसे मुझे 25% लिखना है, 25% को भिन्न में बदलना है अगर मुझे, तो हमें क्या करेंगे 25 में हम 100 का भाग दे देंगे, मेरा भिन्न में बदल जाएगा। दूसरी सिंपल चीज़ आप इस तरह याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए भिन्न को अगर मुझे प्रतिशत बदलना होगा तो कैसे करेंगे। भिन्न को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है, ये तो मैंने आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना बता दिया। अब अगर भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है, जैसे भिन्न दे रखी है मेरे पास 2/5, अब मुझे बता रहा है इसको प्रतिशत में बदलिए। जैसे हम प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग दे देते, तो भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हमें 100 का गुणा कर देना है बस। फिर काट देना है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। ये यहाँ से 40% मेरे पास उत्तर आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो देखिए प्रतिशत को भिन्न बदलना, भिन्न को प्रतिशत बदलना आपको यहाँ से मैंने बता दिया है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए आप, बहुत ही सरल चीज़ है, कॉमन है, आपको समझ में आ जाएगी तो अच्छी चीज़ है। जैसे देखिए मैंने बताया आपको 100% दिया है आपका, 1% मतलब होता है 1/100, 100% मतलब हुआ 100/100। 100% मतलब क्या हुआ आपका 100/100 यानी 1। ये भिन्न में आ गया मेरे पास। अब देखिए इसमें 1 क्यों आया, कि 1/1 आया, तो भिन्न 1/1 का मैं सीधे 1 लिख सकता हूँ। अंश और हर हम इसमें हमारे बराबर है, तो 1 ही आ जाता उत्तर मेरे पास। आप इसको इस तरह लीजिए, तो 1/1 लीजिए, ये 1 ले लेते हैं हम, सीधी सी बात है। 100% आपका 1 हुआ। तो अगर मैं इधर लिखता हूँ 50%, क्या लिखा मैंने इसको 50% कर दिया, मैंने यहाँ पे 50% लिख दिया।
कि 50% मान क्या होगा। तो मैंने 100 का आधा कर दिया 50, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा हमारा, 1/2 आ जाएगा सीधी सी। अब अगर मुझे पता करना 25% कितना होगा, 25% क्या होगा, 50% का आधा 25 होता है, तो इसका आधा करते 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 25% का आधा अगर मैं करता हूँ तो आता है 12.5%। ठीक है, तो अगर मुझे भिन्न बदलना है तो इसका आधा कर देंगे हम, 1/4 का आधा कर देंगे क्या हो जाएगा, 1/8। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ तो कुछ चीज़ें आपको इस तरह से याद भी रखनी पड़ेगी आपको, ताकि आगे सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। आप सवालों को जल्दी हल कर सकते हैं अगर आप इस तरह से चीज़ों को याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको याद है 100% आप एक होता 50 फिर 1/2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको हम हल क्यों करें, हम सीधा उत्तर ही लिख देना, हमें तो हम बबल भरना है, हमें वहाँ थोड़ा ना हल करके लिखना कि मुझे हल करेंगे तब 2-3 नंबर मिलेंगे मुझे। आप बबल भरिए, आपको उत्तर आता है, आप उत्तर को आंसर दीजिए, वहाँ पर उत्तर को आप कलर कर दीजिए, खत्म बात, आपको नंबर मिल जाएगा। आप इस चीज़ में फोकस करिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए आपको मिल गया होगा। 50% भिन्न ग्रुप लिखा क्या बताया अभी मैंने आपका, 1/2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1/2। क्लियर हुआ यहाँ से आपको। अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप आसानी से समझिएगा तो बहुत आसान आपको समझाऊंगा मैं प्यार से। एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपये पाता है। 1 घंटे काम करता है तो 15 रुपये मिलेगा। 2 घंटा काम करेगा तो दूना मिल जाएगा, 15 में 30 रुपये मिल जाएगा। 3 घंटे काम करेगा तो 15 3 45 रुपये मिल जाएगा। 4 घंटे काम करेगा तो उस हिसाब से उसको 15 चौके 60 रुपये मिलेगा। ठीक है, यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, अब देखिए 8 घंटे काम करेगा प्रतिदिन, तो हम एक ही दिन का लिखते हैं। अगर एक दिन 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे का उसको कितना रुपये मिलेगा, 15 × 8 यानी 15 8 120 रुपये मिलेगा। एक दिन में वो 120 रुपये कमाएगा। यहाँ समझ में आया, 1 घंटे का उसको 15 रुपये मिलता है। ठीक है, वह 8 घंटे प्रतिदिन काम किया है तो 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का उसको 120 रुपये मिलेगा। लेकिन वो 8 घंटे जो काम किया वो ऐसा कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया है तो 5 दिन का पैसा मिले। ये तो एक दिन का पैसा 120 रुपये है। 120 रुपये कितना है आपका, एक दिन का, तो उसको एक दिन 120 रुपये मिलेंगे। एक दिन अगर काम करता है 8 घंटे तो 120 रुपये उसको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 5 दिन काम किया है तो 120 गुणे हम 5 कर देंगे तो मेरे पास 5 दिन में कितना रुपये उसको मिला होगा, मिल जाएगा 12×5 = 60, 600 रुपये उसको मिलेंगे कुल मिला कर। देखो कितना सरल सवाल है, कितने रुपये मिले यहाँ से उसको, 600 रुपये। इसमें कुछ था ही नहीं, तो यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा आपका, डी पार्ट 600 रुपये। क्लियर हुआ। संख्या 67503 को निकटतम सैकड़े में लिखना है। अब देखिए सैकड़े में लिखना है यानी सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 503। ठीक है, तो हम 503 पे ध्यान देंगे। 503 का निकटतम सैकड़ा क्या आएगा आपका, 500। कितना होगा आपका, 500। तो हमारे पास उत्तर 500 कहाँ सैकड़े में, यहीं पे है, बाकी तो लंबा चला जाएगा। तो 56 का उत्तर क्या हो जाएगा, 67,500, निकटतम सैकड़ा ही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगले सवाल में जाते हैं। 1 से 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। अब देखिए 1 से 100 तक आप गिनती लिखेंगे 9 कितनी बार आएगा, अभी देखिए हल करते हैं। अगर मैं 1 से 10 तक गिनती लिखता हूँ तो 9 कितनी बार आ रहा है मेरे पास, एक ही बार आएगा 9। क्लियर है। फिर मैं 11 से 20 तक गिनती लिखूँ, कितनी बार 9 आएगा, यहाँ से एक बार 9 आएगा, यहाँ भी। 21 से 30 तक गिनती लिखूँगा, 29 आएगा, और तो कुछ कहीं 9 आएगा नहीं। ठीक है, 31 से 50 के बीच में 9 कितनी बार आएगा, सॉरी 40 के बीच में 9 कितनी बार आएगा, एक बार, 39। ठीक है, तो हर जो आपकी गिनती है आपकी, देखिए आप इसको समझिए इस तरह से, मैं ब्लैंक पेज में ले जाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी बार 9 आएगा। आप इसको समझ लीजिएगा तो देखिए ये आप एक बार समझ लेंगे तो आप इसको याद भी रखेंगे, तो पेपर में इसको हल भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर याद रहेगा 9 कितनी बार आ रहा है तो आप सीधे उत्तर में निशान लगा दें कि हाँ 9 इतनी बार आएगा। देखिए गिनती आप लिखते होंगे, मैं सारी गिनती का 10-100 तक गिनती हम देख लेते हैं, आपको खुद समझ में आएगा कितना आएगा। अगर यहाँ 1 से लेकर 10 तक गिनती हो गई, 11 से 20 तक गिनती हो गई हमारे यहाँ पर। ठीक है, इक्कीस से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 81 से 90 तक,
और 91 से 100 तक। देखिए यहाँ कितनी बार एक 9 आएगा, एक बार, यहाँ एक बार आएगा, यहाँ भी एक बार आएगा, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार आएगा। सीधी सी बात है, एक बार आएगा। यहाँ 2 बार आ जाएगा, 89 और 90। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ 2 बार आया, यहाँ क्या 91 में आएगा, 92 भी आएगा, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। कितनी बार? 91, 92, 91, 92, 93, 3 हो गया, 94 में 4, 95 में 5, 96 में 6, 97 में 7, 98 में 8, 99 में 2, 10। तो इस लाइन कितनी की 9 आएंगे, 10। ठीक है, अब सबको गिन लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9 और 10, 10, 9, 19। 19 बार आपका 9 आ जाएगा। सिंपल से उत्तर आ जाएगा इसका। तो कितनी बार 9 आएगा यहाँ पर पूछा गया था आपका, हमारा उत्तर होगा आपका 19 बार। कितनी बार हुआ? 19 बार। क्लियर हुआ इसका उत्तर। ठीक है, तो 57 का उत्तर हो जाएगा आपका बी पार्ट 19 बार। अब देखिए 58 प्रश्न संख्या है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल को 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर भुजा वाले आयताकार क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप उनकी इकाई को समझिएगा। यहाँ इकाई आपकी सेंटीमीटर में है, यहाँ इकाई आपकी मीटर में है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको इकाई एक करना जरूर हो। आप चाहे मीटर में बदल लीजिए दोनों इकाइयों को, या आपका सेंटीमीटर बदल लीजिए। क्लियर है, जिसमें आपको आसानी हो उसमें बदल लीजिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये सेंटीमीटर में है, मैं इसको भी सेंटीमीटर में बदल लूँगा। 2 मीटर में है तो मैं सेंटीमीटर बदल लेता हूँ। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल है। 15 सेंटीमीटर भुजा का मतलब वर्गाकार टाइल, 15 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार टाइल ऐसे होगा। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये 15, ये होगा। अब ये कह रहा है कि इसको पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल्स होगी। अब देखो पहली टाइल्स बता रहा है ये 15 से भुजा वाले वर्गाकार टाइल को, ये टाइल हमारी एक है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली। अब 3.6 मीटर गुणे भुजा वाली आयताकार क्षेत्र को, ये कोई क्षेत्र है बड़ा सा है, ये है आपका 4.5 मीटर में है और ये 3.5 मीटर में, इसको ढकना है। 15-15 सेंटीमीटर हम ऐसे टाइल्स लगा देंगे तो ऐसे कितनी टाइल्स लगेंगी, हमें ये संख्या बतानी है। देखिए ऐसे सवाल हम क्या कर सकते हैं, ये इसका के क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो आपका आयताकार क्षेत्र है। तो आयताकार क्षेत्रफल है हमारा, ये आयताकार क्षेत्र है 3.6 गुणे 4.5 है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हमारे पास जो आयताकार क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो मैं देखिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मैं आगे वाले पेज में ले जाता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है देखिए, आयताकार जो भी एरिया होता है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और वर्गाकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का वर्ग होता है। तो देखिए मेरे पास आयताकार क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होगा, 3.6 गुणे 4.5, ये मीटर में है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ दोनों को सेंटीमीटर बदल लेता हूँ। ये 3.6 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम हल करेंगे, 100 का गुणा करें 360 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मीटर को सेंटीमीटर बदल लेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब आप इसका गुणा कर दीजिए। अब गुणनफल क्या आएगा, इसको मैं लिख ले रहा हूँ कितना गुणनफल आता है इसका। जब मैं इसका गुणा करूँगा तो आता है आपका 1,62,000। आप इसको कर लीजिएगा, इसका गुणनफल आएगा 1,62,000। ठीक है, ये हमारा आयताकार क्षेत्रफल को ढकना है। हमें किससे ढकना है, 15 सेंटीमीटर वाले जो टाइल्स से हमें ढकना है, 15 सेंटीमीटर वर्ग का टाइल्स से ढकना है। तो अब मैं क्या करूँगा, 15 सेंटीमीटर वर्ग का टाइल में ढक लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल 15 गुणे 15 हो गया 225, कितना होगा आपका 225। अब छोटे वाले क्षेत्रफल से मैं बड़े वाले में भाग दे दूंगा तो मेरे पास कितनी टाइल्स लगेंगी, संख्याएं उनकी आ जाएंगी। तो 1,00,000 जब मैं 62,000 में भाग दूंगा किसका, 225 का, तो आप इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा यहाँ से आपका 720। कितना उत्तर आएगा इसका, 720। तो कितनी टाइल्स लगेंगी यहाँ पर आपकी, 720 टाइल्स आएंगे उत्तर हमारे पास, यानी 58 का उत्तर मेरे पास हो जाएगा बी पार्ट 720। ठीक है,
अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 59 में। राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों काम को एक साथ करना शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इस चीज़ को हल करने का मैं आपको एक छोटा सा अच्छा तरीका बताता हूँ। राम किसी की दोनों कब काम करेंगे तब क्या होगा। राम किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, आते हैं, और मोहन उसी काम कितने दिन में करता है आपका, मोहन उसी काम को आपको करता है 8 दिनों में। राम करता है उसी काम को, राम करता है 6 दिनों में और मोहन करता है 8 दिनों में। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें, देखिए मैं आप सिंपल चीज़ें बताता हूँ। मेरी जो ट्रिक है, इस तरीके को आप ध्यान से समझिएगा कैसे हल करते हैं। जब भी आपका ऐसे प्रश्न दिए हों कि ए किसी काम को इतने दिन करता है या बी किसी काम को इतने दिन करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, इनके दिए जो दिन होते हैं उन दिनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हम इनका क्या निकालेंगे, लासा निकाल लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले काम होगा 6 और 8 का लासा निकाल लेते हैं। 6 8 का लासा आप निकालेंगे, या छोड़ दीजिए लासा, आप दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। क्या आएगा गुणनफल आपका, 48, ये यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, लासा छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है। दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आप जो भी गुणनफल है यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। गुणनफल 48 आएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया 6 8 48। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो काम है वो 48 है, यानी हमारे पास सपोज 48 लड्डू बनाने हैं हमें। आप ये मान लीजिए 48 लड्डू है काम, ही मेरे पास 48 लड्डू बनाने हैं। राम एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 6 लड्डू बनाता है। राम एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 6 लड्डू बनाता है। ये मोहन एक दिन में 8 लड्डू बनाता है, ठीक है। तो राम अगर एक दिन में 6 लड्डू बनाता है तो 48 लड्डू बनाने कितने दिन लगेंगे उसको, 8 दिन। 48 लड्डू बनाने कितने दिन लगेंगे उसको, 8 दिन, ठीक है। और अगर मोहन बनाएगा तो एक दिन में 8 बनाता है, 48 बनाने कितने लगेगा, 8 8 ऐसे 6 दिन लगेगा उसको, क्लियर है। अब अगर दोनों मिलके बनाते हैं तो दोनों एक दिन में 8 बनाता है, एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, ठीक है। तो कितने लड्डू बनाएंगे एक दिन में, 14 लड्डू बनाएंगे एक दिन में। कितने लड्डू बनाएंगे आप एक दिन में, 14 लड्डू बनाते हैं, क्लियर है। अब बनाने कितने लड्डू आपके, 48 लड्डू बनाने हैं आपको। तो एक दिन में 14 बनाते हैं, 2 दिन में 28 बनाएंगे, 14 28 चौथी 42, यानी हम क्या कर दें, 48 में अगर मैं भाग दे दूँ 14 का तो मुझे पता चल जाएगा कितने लड्डू बनेंगे, ठीक है। दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 48 भागे 14 कर देते हैं। भाग देना मतलब डिवाइड करना, आप बटे में लिख दीजिए। अब देखिए, संख्या में भाग नहीं जा रहा तो 2 से भाग दो, 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24/7 आया, ठीक है। तो 24/7 दिन लगेगा जब दोनों मिलके अगर काम करेंगे, लड्डू बनाएंगे। अब 24/7 कहाँ है, देखिए मेरे पास आया 24/7। अब देखिए 24/7 को मैं हल करता हूँ, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 आएगा तो हाँ 21 आएगा तो 3, तो आपका 3 सही 3/7 दिन आ जाएगा यहाँ से। तो बी पार्ट इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए, जब मैं वर्क काम और समय वाले प्रश्नों को हल करूँगा और इसके टॉपिक को लूँगा तब आपको इसको बहुत डिटेल से समझा दूँगा, ठीक है। अभी आप इसको यहीं पर ले, क्योंकि मैं मॉडल टेस्ट पेपर हल कर रहा हूँ तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम देकर आपका नहीं करूँगा ताकि सारे सवाल हमारे कवर अप हो जाएँ। अब देखिए, प्रश्न संख्या हमारे पास है 60 है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए, खंभा का पार करना, खंभे की कोई दूरी नहीं होती है। ट्रेन की लंबाई दी है तो ट्रेन अपनी पूरी लंबाई जब खंभा को पार करेगी, देखिए ये खंभा मान लीजिए और ये ट्रेन का यहाँ पे इंजन है, ठीक है। ये इधर ट्रेन है सारी, इतनी सारी, और ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी, 180 मीटर है, यहाँ समझिए। तो जब इंजन आपका खंभे के पास पहुँचेगा, ठीक है, पहुँचा, तो जब पूरी ट्रेन का पार हो जाएगी तो ट्रेन कितनी दूरी है, पहला है हुआ। अब ट्रेन को पार करना तो ये जो यहाँ पे खंभे पे ट्रेन का आखिरी डिब्बा होगा फिर आपका यहाँ पे, और ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन कितनी दूरी कवर कर गई, अपनी लंबाई के बराबर दूरी ही तय करेगी, नहीं तय करेगी। तो अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी यहाँ पे, यानी दूरी कितनी 180 मीटर है। और हमारे पास समय कितना दे रखा है, चाल कितनी देगी ट्रेन की, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
तो कितना समय लगेगा, तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, तो हम दूरी के बराबर हो जाएगा। हमारे पास सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, उसको हल कर लगा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है हमारे पास 180 मीटर दे रखा है, और चाल दे रखी कितनी आपकी, चाल दे रखा है यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मुझे पहले चाल को बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है आपकी दूरी आपकी उसमें है, क्योंकि दूरी आपकी इसमें दे रखी है, आपकी दूरी दे रखी मीटर में, तो हम दोनों को मीटर में ले आते हैं तो हमारे पास आसान हो जाएगा। तो क्या होता है, जब किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे मीटर में बदलना होता है तो हम उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 18 कम 18 अर्थात 54, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाती है स्पीड। तो चाल भर कितना हो जाएगा यहाँ से 15 मीटर प्रति सेकंड। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना होता है तो 5/18 से हमें उसे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे चाल बराबर हो गया हमारे पास 15, समय निकालना है। अब मैं जब समय निकालूंगा यहाँ से तो समय बराबर होता है मेरे पास ये 180, और समय यहाँ जाएगा तो ये आपका 15 नीचे आ जाएगा, तो 180/15 आ जाएगा। अब 15 से भाग दे देते हैं, 15 कम 15, 3 आएगा, 15 दूनी 30, 12 सेकंड हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा आपका, 12 सेकंड, यानी उत्तर होगा आपका डी पार्ट 12 सेकंड। ठीक है, तो आज इतने ही प्रश्नों को हल करते हैं, अगले वीडियो में मैं इसके अगले प्रश्नों को हल करूँगा। ठीक है।